हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, जो कि आपका पाठ है आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं। आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं की जो आपका गद्य खंड है, उसी का पहला पाठ है आपका भगतिन, जो कि लिखा है आपका भगतिन। जो पाठ है ये महादेव वर्मा जी ने लिखा है। भगतिन पाठ महादेव वर्मा द्वारा रचित है। और इस पाठ के हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, जो कि आपके एस्टेट वालों के लिए HSC स्क्रीनिंग, HPSC स्क्रीनिंग और भी आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं के भक्ति नामक पाठ के आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। पाठ नंबर 1 ही है ये। तो कर लेते हैं बारी बारी से इन सभी प्रश्नों को। तो हमारा ये पाठ है, थोड़ी सी मैं बड़ी कर देती हूँ स्क्रीन पे। बहुविकल्पीय प्रश्न हम करेंगे और यहाँ पर आपका आ जाता है भगतिन पाठ की रचयिता। तो भगतिन पाठ की रचयिता कौन है, हम थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट स्पीड से करेंगे, क्योंकि टाइम जो है 1 महीने का ही रह रहा है एस्टेट वाले बच्चों का। ऑप्शन आप खुद पढ़ना, आप वीडियो को रोक कर अपने आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन है जैनेन्द्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा और रांगे राघव। तो इसका आंसर होगा भगतिन नामक पाठ किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने। प्रश्न नंबर 2 है भगतिन पाठ किस रचना में संकलित है। भगतिन पाठ किस रचना में संकलित है। तो भगतिन का जो काव्य संग्रह है जो इनका संग्रह है, कौन से संग्रह में, यानी कि भगतिन पाठ किस रचना में संकलित है। तो इसका आंसर आएगा किस रचना में संकलित है, स्मृति की किस रचनाओं में संकलित है, स्मृति की रेखाओं में। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछेंगे, और अगर जिस बच्चे को ज़्यादा ही करने हैं तो वो NCERT की डिटेल पढ़कर और लाइन टू लाइन अपने प्रश्न ऑब्जेक्टिव बना सकता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, भगतिन किस विधा की रचना है। तो भगतिन आपकी किस विधा की रचना है, निबंध है, कहानी है, आलोचना है या संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास। प्रश्न नंबर 4 है महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ। तो महादेव वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। महादेव वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ। तो आपसे पूछा है महादेव वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ। तो किस प्रदेश में हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेव वर्मा का जन्म किस नगर में हुआ था। तो ये फर्रुखाबाद में हुआ था, फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। और महादेव वर्मा का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, एक बार मेरे ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ, 1907 में हुआ। किस प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी का जन्म किस नगर में हुआ, फर्रुखाबाद नगर में हुआ। अगर आपने ये जीवन परिचय नहीं देखे हैं तो जीवन परिचय भी मैंने करवा रखे हैं, आप आराम से इन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो पाठ का सार है वो भी मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके मैंने व्याख्यात्मक रूप से, यानी कि पाठ का सार भी वहाँ पर डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कितनी आयु में महादेवी का विवाह हुआ। कितनी आयु में महादेवी वर्मा का विवाह हुआ। तो 7 वर्ष में, 9 वर्ष में, 8 वर्ष में या 12 वर्ष में। तो कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ, 9 वर्ष में। अब अगला प्रश्न नंबर 8 है महादेवी वर्मा ने किस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। महादेव वर्मा ने किस विषय में, तो संस्कृत विषय में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, महादेव वर्मा ने किस विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो किस विश्वविद्यालय से की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। आंसर आपके यहाँ पर साथ साथ दिए गए हैं, आप थोड़ा वीडियो को जल्दी करके भी देख सकते हैं। महादेवी को किस शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। तो वो किया गया प्रयाग महिला विद्यापीठ की।
और भारत सरकार ने महादेवी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो भारत सरकार ने महादेव वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, किन विश्वविद्यालयों ने महादेवी को डीलिट की मानक उपाधि से विभूषित किया? किस किस ने किया? इसमें आ जाएगा आपका विक्रम, कुमायूं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने महादेव वर्मा को डीलिट की मानक उपाधि से विभूषित किया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, महादेव वर्मा का देहांत कब हुआ? तो हुआ इनका देहांत 11 दिसंबर 1987 को इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा खत्म होता है 13 पर। और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो प्रश्न नंबर 14 की बात करें, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये है महादेव वर्मा की। प्रश्न नंबर 15 है, श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? तो श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं ये किस विधा की रचना है? काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है या रेखाचित्र संग्रह है? तो ये है महादेव वर्मा जी का निबंध संग्रह है। प्रश्न नंबर 16, स्मृति की रेखाओं की रचयिता कौन है? स्मृति की रेखाएं, तो महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रांगे राघव, रघुवीर सहाय। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 17 है, पथ के साथी किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके पास जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती या महादेवी वर्मा। तो आंसर होगा आपका महादेवी वर्मा। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो आपको बताना है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की रहने वाली थी। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की रहने वाली थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 20 वर्ष। तो ऑप्शन इसका सही होगा बी, 25 वर्ष। भक्तिन के सेवा धर्म में किस प्रकार का अधिकार है? अभिभावक जैसा, सेविका जैसा, स्वामी जैसा या माँ जैसा? तो आपका इसका आंसर होगा अभिभावक जैसा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भक्तिन का स्वभाव कैसा था? भक्तिन का स्वभाव कैसा था? कोमल और मधुर, अभिमानी और क्रूर, कर्कश और कठोर और छल कपट से पूर्ण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्कश और कठोर। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन है छाया के समान, वायु के समान, धूप के समान या पालतू पशु के समान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छाया के समान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भक्तिन का शूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? तो कौन से गांव का था? ऑप्शन ए मूसी, ऑप्शन बी लूसी, ऑप्शन सी झूसी। तो भक्तिन का पिता किस गांव का रहने वाला था? झूसी गांव का रहने वाला था। आगे प्रश्न नंबर 23 के बाद प्रश्न नंबर 24, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन, दासीन, लक्ष्मीन या पार्वती? तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन था। महादेव वर्मा क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया करती थी? क्या पढ़ते पढ़ते? पतंजलि सूत्र, ज्ञान सूत्र, साल्व सूत्र और न्याय सूत्र। तो आंसर होगा इसका न्याय सूत्र। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ? 7 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 5 वर्ष? तो भक्तिन का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? 5 वर्ष में। भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ? ऑप्शन है 9 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष या 10 वर्ष। तो आंसर आ जाएगा 9 वर्ष। लेखिका के द्वारा पुकारी जाने पर भक्तिन क्या कहती थी? क्या कहकर वो जवाब देती थी? ऑप्शन है जी, आई मालकिन या हाँ जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आई कहती थी। महादेवी को यामा पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यामा पर उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। उत्तर प्रदेश संस्थान में महादेवी को कौन सा पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया? तो कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया?
भारत भारती पुरस्कार से उसको सम्मानित किया। प्रश्न नंबर 31 है, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण की उपाधि कब मिली? तो कब मिली थी इनको? 1956 में। भक्ति इनकी विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी। किस में झलकती थी? होठों के कोनों में, विश्वास से भरे कंठ में, छोटी आंखों में या ऊंची आवाज में? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंखों में। भक्ति इनका नामकरण किसने किया था? सास ने, जेठानियों ने, पति ने, महादेवी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। ससुराल में भक्तिन के साथ सदव्यवहार किसने किया? किसने किया? तो उसके पति ने उसका साथ सदव्यवहार किया। प्रश्न नंबर 35 है, प्रश्न नंबर 35 है, सास और जेठानियां भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? कैसा व्यवहार करती थी? क्रूरतापूर्ण, दयापूर्ण, स्नेहपूर्ण, प्रेमपूर्ण? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, क्रूरतापूर्ण। तो अगला प्रश्न है आपका, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? ताकि ऑप्शन ए है, ताकि वे भक्तिन सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, ताकि वे भक्तिन से छुटकारा पा सके, ताकि वे भक्तिन को घर संपत्ति को हथिया सके, ताकि वे भक्तिन को पुनः समाज में सम्मान दिला सके? तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ताकि वे भक्तिन की धन संपत्ति को हथिया सके। प्रश्न नंबर 37 है, हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देखना है, कैसा व्यवहार करता है? असम्मानपूर्ण। प्रश्न नंबर 38 है, प्रश्न नंबर 38 है, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। वे सही न्याय नहीं कर पाती। वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? तो तीखा और मसालेदार, तीखा और मीठा, स्वादिष्ट और गरिष्ठ, और सीधा सरल भोजन। तो कैसा बनाती थी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर 40, भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? तो इसका आंसर होगा वीरता का भाव, घृणा का भाव, स्वाभिमान का भाव, ईर्ष्या का भाव? तो सही आंसर हो जाएगा इसका स्वाभिमान का भाव। प्रश्न नंबर 41 है, प्रश्न नंबर 41 है आपका, खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है? खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है? निकम्मे काम करने वाली पत्नी, जिस टकसाल से खोटे सिक्के निकलते हैं, बेकार पत्नी, या कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी? तो खोटे सिक्के की टकसाल का अर्थ है यहाँ कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ किया? महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ किया? उसके व्यवहार को देखकर, उसके गले में कंठी माला देखकर, उसके वैराग्यपूर्ण जीवन को देखकर, उसकी शांत मुद्रा को देखकर? तो किसको देखकर? उसके गले में कंठी माला को देखकर। भक्तिन पाठ में मुख्यतः किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो भक्तिन पाठ में मुख्यतः वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपके पाठ में दिया हुआ भी है कि किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे शैली से संबंधित, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 44 है, महादेवी वर्मा के कौन से 4 प्रमुख काव्य संग्रह हैं? तो कौन से 4 प्रमुख है? निहार, दीपशिखा, निर्जा और यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, संक्लिप्ता तथा मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा तथा पथ के साथी। काव्य संग्रह पूछा इसने। वैसे तो ये सारी रचनाएं आपको उसकी दिख रही हैं, महादेव वर्मा की दिख रही हैं, लेकिन इसने निबंध नहीं पूछा। ये सब इनके जैसे श्रृंखला की कड़ियाँ और ये इनके निबंध है।
यहाँ पर आपसे पूछा कि काव्य संग्रह है, तो इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, ये यामा। तो ये इसका ऑप्शन ए सही होगा। भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितने वर्ष की थी? तो ये उसकी 29 वर्ष की आयु थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, तो ये थे आपके 45 के आसपास आपके प्रश्न थे, जो कि आपके भक्तिन पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्न थे। ये 45 प्रश्न हैं, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। और यही था यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।